Hello students. Now let us take our discussion further. In today's lecture we will discuss about L section, LC filter and another topic CLC और पाई फिल्टर. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो दो फिल्टर स्टडी किए थे. एक तो हम लोगों ने क्या किया था, सीरीज़, और एक हमने किया था शंट. ठीक है, सीरीज़ में हम लोगों ने L ऐड किया था और शंट में हम लोगों ने C यानी कैपेसिटर ऐड किया था. तो जब हम लोग सीरीज जो है उसको यूज़ करते हैं तो उस केस में इंडक्टर का यूज़ आपने करना है. और वो सर्किट कौन से एरिया के लिए यूज़फुल है, जहाँ पे आपका जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम है. ठीक है, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है, वहाँ पे आपने यूज़ करना है. और शंट कैपेसिटर कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पे आपकी वैल्यू जो है लोड रेजिस्टेंस की हाई है. तो ये दोनों डिफरेंट केसेस के लिए आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, सीरीज़ और शंट को. नाउ अगर हमारे पास एक ही सर्किट के अंदर हमको इन दोनों वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वर्क करना हो, तब हम कौन सा कैपेसिटर यहाँ पे सिस्टम यूज़ करेंगे, आज के क्वेश्चन में हमने वो पढ़ना है. तो पहला जो हमारा पार्ट है दैट इज़ एल सेक्शन और एल सी के नेम से पता लग रहा है कि यहाँ पे आपने एक कैपेसिटर यूज़ करना है और एक आपने इंडक्टर यूज़ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लिख सकते हैं when we use the combination of inductor and capacitor, then the filter circuit will be what is LC filter. Then the filter circuit will be LC filter. जब आप दोनों यूज़ करें, ठीक है, इंडक्टर और कैपेसिटर. नाउ यानी आपको सारे तरह के वैल्यूज़ के लिए काम करना हो, तो हम जितना इनको यूज़ करेंगे उतना हमारे पास में जो रिपल फैक्टर है उसकी वैल्यू स्मॉल होती जाएगी. और रिपल फैक्टर की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब ही हमारे पास क्या है कि एक अच्छा सिस्टम जो है उसको हम यूज़ करेंगे. दिस टाइप ऑफ फिल्टर सर्किट इज आल्सो नोन एज, अनदर नेम इज चोक सर्किट. दिस इज चोक फिल्टर, लाइक इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड चोक फिल्टर. Okay. Now the main important aspect of this question is its circuit diagram. So in its circuit diagram we will use inductor and capacitor. So मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ और वो केस मैं ले रहा हूँ फुल वेव विद LC फिल्टर. ठीक है, आप एग्जाम में हाफ वेव भी बना के आएंगे. तो फुल वेव में हाफ वेव में फ़र्क क्या है कि एक डायोड जब यूज़ करोगे तो हाफ वेव बन जाएगा, जब दो डायोड यूज़ करोगे तो फुल वेव बन जाएगा. तो इसका डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास क्या होगा, एक AC इनपुट पावर सप्लाई और उसको मैं प्राइमरी कॉइल सिस्टम से अटैच करूंगा इस तरीके से, एंड देन फिर उसको मैं सेकेंडरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कॉइल से जोड़ दूंगा. तो ये हमारा P1 P2 है, ये हमारा है S1 S2. उसके बाद मैंने क्या करना है, दोनों ही केसेस में मैंने डायोड यूज़ करने हैं यहाँ पे इस तरीके से. दिस डायोड इज पोज D1 एंड दिस डायोड इज पोज D2 और इनका कर देना है कम्बिनेशन. सो दिस इज़ द कम्बिनेशन. यहाँ पे आपने एक सेंट्रल टेप सिस्टम यूज़ करना है और इसकी वायर आपने लेके जानी है. अब आपने इस केस में यहाँ पे सीरीज़ में जो है L यूज़ करना है. तो दिस इज़ आवर L. और उसके बाद यहाँ पे आपने कैपेसिटर यूज़ करना है C. तो ये हमारा सर्किट इसलिए LC कहलाता है कि हम यहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों यूज़ करेंगे. उसके बाद में हमारे पास हम यहाँ यूज़ करते हैं लोड रेजिस्टेंस RL, और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है हम आउटपुट वैल्यू को नोट करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम. तो ये सर्किट डायग्राम आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट्स.
Now I will explain the detail of its working. अब हम लोगों ने जो ये सिस्टम डेवलप किया है, हम इसको इस तरीके से लेके चलते हैं, इस तरीके से इसको हम लोग बनाते हैं कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इंडक्टर लिया तो इसका आपके पास एक्सएल होगा, क्योंकि आपने कैपेसिटर लिया तो इसका एक्सी होगा, और एक आपके पास यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस है। तो इन तीनों को किस तरीके से आप लोग एडजस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग इनका फॉर्मेशन ऐसे बनाते हैं कि एक्स सी की वैल्यू जो है वो हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस से कम रखनी है, और एक्सएल की वैल्यू हमने एक्सी से ज़्यादा रखनी है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको इसमें प्रिपेयर करके चलना होगा, एंड थ्रू दिस कॉम्बिनेशन वी विल डिस्कस द डिटेल्स। फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि हमने इस केस में एक्सएल को हाई रखा है, ठीक है, एक्सएल की वैल्यू एज कम्पेयर टू एक्सी ज़्यादा है, ये ठीक है कि एक्सी की वैल्यू एक्सएल लोड रेजिस्टेंस से कम है, तो मैक्सिमम जो ड्रॉप होगा करंट का वो आरएल के क्रॉस हो जाएगा और आउटपुट की एक कांस्टेंट वैल्यू में मिलती रहेगी। बट इन एनी केस अगर कुछ इसके अंदर फॉल डाउन होता है आउटपुट की वैल्यू के अंदर, देन आवर कैपेसिटर, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम वैल्यू देंगे तो ये क्या करेगा, चार्जिंग करेगा, तो जब वैल्यू इसकी फॉल डाउन होती होगी उस कंडीशन में ये अपनी वैल्यू करंट की जो है वो डिस्चार्ज करेगा, चार्जिंग की वैल्यू को डिस्चार्ज करेगा और सिस्टम को एक करंट वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू का जो डाउन आ रहा था वो नहीं आ पाएगा और एक कांस्टेंट आउटपुट वैल्यू हमें मिलती रहेगी। एल और सी का वर्किंग मैंने आपको लास्ट टाइम में बता ही दिया था कि कैपेसिटर और इंडक्टर, क्योंकि इसका फार्मूला अगर आप देखें तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि जो XC है वो 1/ωc है और XL है वो हमारा क्या है, ωL है। तो फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम देखें कि अगर आप बात करें DC या AC की कौन सा पास होगा कौन सा ब्लॉक होगा, तो हमारे पास क्योंकि फ्रिक्वेंसी जो है वो DC का 0 होता है, सो दैट के XL इसके अक्रॉस वो क्या करेगा, ये जो है इन्फानाइट एक तरीके से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर देगा, तो इन्फानाइट करने की वजह से वो इसको नहीं जाने देगा, दैट विल पास थ्रू द RL और आउटपुट में हमें मैक्सिमम DC आती रहेगी। यानी ये क्या करेगा, AC को एज ए चार्जिंग अपने पास रख लेगा। सिमिलरली यानी आप इस चीज़ को याद रखना, कैपेसिटर जो है वो DC को पास आउट ब्लॉक करता है और AC को यहाँ पे चार्जिंग के फॉर्म में यूज़ कर लेगा, एनर्जी स्टोर होती रहेगी, जब जरूरत पड़ेगी उसको वापस दे देगा। सिमिलरली L की बात अगर करें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्मेशन में जब करंट पास होता है यहाँ से, तो क्योंकि कॉइल सिस्टम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर करता है और जब रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग सिस्टम में दे भी देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर ये DC की फॉर्म में आएगा तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, XL विल बी 0, तो ये DC को पास होने देगा, तो DC को AC को नहीं पास होने देगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि AC के लिए इसका जो रिएक्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाता है, तो ये आप लोगों ने इसमें देखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने केस क्या लिया है कि व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC एंड इन दिस केस AC कंपोनेंट कैन नॉट पास थ्रू L बिकॉज XL ज़्यादा है, वैसे ही ज़्यादा है तो AC को ये पास होने देगा नहीं। सो भाई हमने यहाँ पे क्या लिया, कैपेसिटर को यूज़ किया, एंड मोर ओवर इफ AC कंपोनेंट कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉलर फ्रिक्वेंसी विल पास, दे विल फ्लो थ्रू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस वैल्यू, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो वहाँ पे अगर वो चली भी जाती हैं तो जितना ये देखो स्मॉल होगा उतना फिर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। कहीं ना कहीं आउटपुट के अंदर आपको रिपल्स रिड्यूस होके ही मिलेंगे, और बाय यूजिंग दिस टू particular values we get the formula of ripple factor in this case will be equal to gamma will be 1/6√2 omega square LC। तो this will be the formula of gamma and very important result। और आप इसमें देखोगे कि इस फार्मूले में इंडक्टर है, कैपेसिटर का वैल्यू है, लेकिन RL नहीं है। ठीक है, तो दिस इज विदाउट RL, मतलब लोड रेजिस्टेंस कितना भी हो, जो रिपल फैक्टर इस सिस्टम का रहेगा दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम लोड रेजिस्टेंस। तो ये इस तरीके से आपने जो है आर्टिकल समझ के चलना है। हम ये इतना सारा वर्क जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग ये चाहते हैं कि रिपल्स जो आ रही हैं हमारे DC आउटपुट के अंदर वो मिनिमम हो, कम से कम आए, ताकि हमें एक प्योर DC जो है वो आउटपुट की फॉर्म में मिले। अब भी ये वर्किंग करने के बाद भी, ये सिस्टम बनाने के बाद भी हमारे पास कुछ ना कुछ DC के अंदर फिर AC के कंपोनेंट आते हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के साथ में एक और कैपेसिटर को हम यूज़ करेंगे जिसको बोलेंगे CLC सर्किट और पाई सर्किट। तो उससे क्या होगा कि और ज़्यादा हम लोग अपना
जो रिपल्स आ रही हैं उनको रिड्यूस कर पाएंगे, यानी एसी कंपोनेंट जो डीसी के अंदर आ रहे हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो उसको देखते हैं, और वही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हम लोग पाई फिल्टर को यूज़ करते हैं तो उस पाई फिल्टर में आपके पास किस तरीके से जो है रिजल्टेंट सिस्टम रहता है, वो हम लोग देखेंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज CLC फिल्टर। CLC से याद रखना कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर 3 लगाने हैं, और पाई बिकॉज ऑफ इट्स शेप ऑफ डायग्राम, पाई फिल्टर। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये हमने बनाना है। क्या करेंगे हम, जो LC का कम्बिनेशन बनाया हुआ था उसके साथ एक नया जो है कैपेसिटर यूज़ कर देंगे। मैं सपोज कर लेता हूँ लाइक कि मेरे पास एक C1 कैपेसिटर है, एक L इंडक्टर है और एक C2 कैपेसिटर है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरे पास इंडक्टर का सिस्टम बना हुआ है उसके साथ मैंने एक कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है, उसको मैं यहाँ C2 मान लेता हूँ। ये मैंने पहले कर लिया, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसके साथ एक कैपेसिटर यहाँ पे और यूज़ कर दूँगा। तो क्योंकि इस सर्किट की शेप पाई जैसी है, इसलिए इसको हम लोग पाई फिल्टर बोल देते हैं। और इनका यूज़ करने के बाद में जहाँ वो एसी कंपोनेंट की प्रॉब्लम हमें आ रही थी कि डीसी के अंदर अब भी आ रहा था बिकॉज बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ L, सो हम लोग अब क्या करेंगे, इसके हेल्प से हम लोग उसको भी मिनिमाइज़ कर देंगे ताकि हमारे पास आउटपुट के अंदर जो है वो मैक्सिमम डीसी प्योर फॉर्म में जितना हो सके उतना मिले और रिपल फैक्टर की वैल्यू को कम से कम किया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द डायग्राम वी विल यूज़ द सिस्टम। ठीक है, तो अगर मैं फुल वेव का बनाऊं, फुल वेव रेक्टिफायर विद पाई फिल्टर, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप दोनों बनाएंगे, हाफ वेव फुल वेव। फ़र्क मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको कि फुल वेव बनाते हैं तब कम से कम 2 डायोड करना है यूज़ आपने, या ब्रिज सर्किट यूज़ करना है, और हाफ वेव जब बनाते हो तो आप सिर्फ एक डायोड से यूज़ कर सकते हो। तो उसका डायग्राम बिल्कुल वैसे ही रहेगा कि इस तरीके से हम लोग एसी सिस्टम बनाते हैं इनपुट का, उसको फिर प्राइमरी कॉइल सिस्टम आपने यूज़ करा, उसके बाद में आपने यहाँ सेकेंडरी कॉइल सिस्टम यूज़ करा, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द P1, P2, S1, S2। नाउ क्योंकि ये फुल वेव है तो हम लोग यहाँ पे 2 डायोड यूज़ कर लेते हैं, और एक यहाँ पे ये सेंटर टेप सिस्टम यूज़ कर लेते हैं। इसको हम लोग प्रोपेगेट करते हैं आगे, दोनों को इस तरीके से बढ़ा के हमने यहाँ। अब हम इस सर्किट को किस तरीके से कंप्लीट करेंगे वो समझने वाला पार्ट है। हम क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देंगे, उसको नाम दे दिया मैंने C1। यहाँ पे मैं एक इंडक्टर लगा दूंगा L, उसके बाद में एक कैपेसिटर मैं फिर यहाँ पे लगा देता हूँ, दैट इज़ नेम्ड एज C2। तो ये इस तरीके से आपने बनाना है। देन आफ्टर ये हमारे डायोड हैं D1 एंड D2। फिर आपने क्या करना है, इसके अक्रॉस में लोड रेजिस्टेंस सेटअप करना है RL, और फिर आपने यहाँ जाके क्या करना है, आउटपुट लेना है जो कि लगभग प्योरली डीसी फॉर्म में बन चुका होगा। तो सीधी दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्किट डायग्राम। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको अगर हम समझें, या जनरली क्या होता है बुक्स में डायग्राम आपका ऐसे नहीं बनाया हुआ, उसमें क्या कर रखा है, इन आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टिफायर सिस्टम विदाउट एनी फिल्टर, और उसको सीधा जोड़ दिया पाई सेक्शन से और जाके आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग पूरा डायग्राम एग्जाम के लिए बनाएंगे। फर्स्ट थिंग कि आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है, वही आपने पैटर्न यूज़ करना है कि आपके पास XL, XC एंड RL 3 चीज़ें हैं, और XC भी 2 हैं, XC1 एंड XC2। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग XC1, XC2 यानी इन दोनों कैपेसिटर के जो रिएक्टेंस वैल्यूज़ हैं उनको लो रखेंगे, और XL की वैल्यू को हम रखेंगे हाई, एंड RL इज़ वट एवर, जो भी वैल्यू आपको सर्किट प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करनी हो, क्योंकि अब ये सभी के लिए काम करेगा। ठीक है, लो लोड रेजिस्टेंस वैल्यू, हाई लोड रेजिस्टेंस वैल्यू, मॉडरेट वैल्यू, जितना भी हो सबके लिए वर्क करेगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट ये ध्यान रखना है कि XC1, XC2 को लो रखेंगे, XL की वैल्यू को हाई रखेंगे, एंड देन आफ्टर वी विल यूज़ द सर्किट। तो हमारे पास ये सिस्टम हम लोगों ने बनाना है। नाउ वर्किंग कैसे करेंगे, वर्किंग के लिए
जनरली हम लोग 3 सेक्शन इसके यूज़ करते हैं, 3 पॉइंट यूज़ करते हैं क्योंकि 3 कंपोनेंट हमारे पास हैं, C1, C2 एंड L। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें C1 की, तो C1 के लिए हमारे पास XC1 की वैल्यू क्या है, कम है, इट इज़ लो। अगर इसकी वैल्यू कम है तो फार्मूला XC1 का क्या बनेगा, इज इक्वल टू 1/ω1C या ω/C1। लाइक अगर लो फ्रिक्वेंसी वैल्यू आ रही है तो ये इसका रिजल्ट बनेगा। इसकी वजह से क्या करेगा, इनपुट सेक्शन के जो AC कंपोनेंट हम इसमें अगर कोई वैल्यू आ भी जाती है इन दिस केस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल C1 मीट करता है, और C1 वैल्यू आने के बाद में यहाँ पे ये इनफाइनाइट रिएक्टेंस की वैल्यू को अप्लाई कर देगा फॉर DC, और AC जो वैल्यू इसके पास आएगी उन कंपोनेंट्स को ये यूज़ करेगा फॉर चार्जिंग। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि C1 जो है वो सिर्फ AC को पास आउट होने देता है और DC को ब्लॉक करता है, लाइक बाईपास नेक्स्ट में चला जाता है DC कंपोनेंट, एंटायर इसके पास नहीं रहता है ना, कंटिन्यू टू पास थ्रो। यानी यहाँ पे इसकी जो आउटपुट आएगी इस रिएक्टेंस वैल्यू की, ये क्या करेगा, ये AC जो है उसको तो अपने पास रख लेगा चार्जिंग स्टोर करने के लिए, और जो DC है, DC वैल्यू जो है, DC जो वैल्यू है उसको ये भेज देता है इसके पास। ठीक है, DC विल पास थ्रो दिस सिस्टम। तो ये आपने याद रखना है ना। C1 जो है वो क्या करेगा, DC कंपोनेंट कंटिन्यू टू पास थ्रो L और AC कंपोनेंट को अपने पास रख लेगा। नाउ बात करते हैं L की। इन सेकंड पॉइंट एक्सप्लेनेशन, हमारे पास L है, L का XL क्या होता है, ω/L होता है, और वो क्योंकि हम लोगों ने कैसा रखा हुआ है, हाई वैल्यू का रखा हुआ है। सो जो AC कंपोनेंट हायर फ्रिक्वेंसी के इसके अंदर आएंगे, लेकिन हमारे पास इस सिस्टम का AC कंपोनेंट के लिए तो हाई रहेगा, बट अगर DC की बात करें तो उनका फ्रिक्वेंसी 0 के बराबर है, तो ये बहुत लो हो जाएगा फॉर DC। यानी इट इज़ हाई फॉर AC कंपोनेंट बट इट इज़ वेरी वेरी लो फॉर DC कंपोनेंट। तो DC कंपोनेंट को ये क्या करेगा, इट विल अलाउ टू पास थ्रू इट, एंड जो हमारे पास बाकी वैल्यू हैं वो सारी AC की हैं, वो बाईपास हो जाती हैं। नाउ थर्ड पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं फॉर C2 में भी सेम प्रोसेस है, इसका भी वैल्यू हमारे लिए, क्योंकि इसका फार्मूला वही रहेगा ω/C2, और हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू है, अगर हम बात करें AC कंपोनेंट्स के लिए, तो AC कंपोनेंट इसमें से पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि AC कंपोनेंट का वैल्यू अगर आप लोग इसमें रखते हो, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो, तो कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो इस तरीके से बनेगा कि ये चार्जिंग होना शुरू हो जाएगा। एंड DC की अगर हम बात करें तो DC को इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो अलाउ कर देता है पास होने के लिए, AC को ये अपने पास रखता है चार्जिंग के लिए, सो इट विल अलाउ टू पास थ्रू L। ठीक है, तो इस तरीके से DC कंपोनेंट जो है वो हमारे लोड रेजिस्टेंस के पास पहुंच जाते हैं DC कंपोनेंट, और सिर्फ DC ही पहुंचते हैं इतना सारा फिल्टर करने के बाद में। सो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू जो है वो प्योर फॉर्म में DC की फॉर्म में आ जाती है। नाउ द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर, क्योंकि इतना सारा काम हमने किया, 4 टाइप्स ऑफ filter circuit we have studied. In this case the value is very unique and you have to remember this, that will be √2 XC1 XC2, multiplication of XC1 XC2 and divide by RL into XL। तो ये बेटे फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, and on the basis of this formula we will get numericals। तो इस तरीके से आप जो है फुल वेव रेक्टिफायर हो या हाफ वेव रेक्टिफायर हो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरली हम लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर ही करना होता है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ पहले चेक कर लिया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर का तो रिपल फैक्टर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग DC फॉर्म प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे नहीं, हम लोग फुल वेव को यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका 0.48 आ रहा था। फिर हम ये इतने सारे फिल्टर सिस्टम को यूज़ कर करके उसका जो रिपल फैक्टर है उसको और ज़्यादा मिनिमाइज़ करेंगे, सो दैट हमें आउटपुट में जो है मैक्सिमम प्योर DC फॉर्म में जो वैल्यू हमें वो मिलती रहे इस तरीके से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर और यूनिट, जिसके अंदर हमने सारा सेमीकंडक्टर से स्टार्ट किया था फ्रॉम इनिशियल, एंड हम लोगों ने फिल्टर सर्किट्स तक कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में अब नेक्स्ट जो चैप्टर है ट्रांजिस्टर, उसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। तो आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें, एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझें, और कोई प्रॉब्लम आपको रहती है तो आप व्हाट्सएप जो है कर सकते हैं थ्रू योर क्लास ग्रुप, एंड अदरवाइज मेरा नंबर वहाँ पे आपको मिल रहा होगा, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसका आंसर आपको जब भी टाइम उसमें होगा मैं कर दूंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।